अगर एक ऐसी बेहद जटिल, विशाल और मतलब कभी ना रुकने वाली मशीन के बारे में सोचा जाए जो एक साथ अनगिनत काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जो लगातार चल रहा है। सही कहा। एक ऐसी मशीन जो दूषित पानी को साफ करती है, जहरीली गैसों को छानकर हवा को सांस लेने लायक बनाती है और कचरे को वापस नए जीवन में बदल देती है। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। एकदम नहीं। ये हमारी अपनी पृथ्वी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जाए तो क्या होगा? बिल्कुल। अगर मुख्य पुर्जों को डिस्टर्ब किया जाए तो सिस्टम क्रैश होना तय है। तो आज की इस विशेष चर्चा में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड कर रहे हैं। और देखिए, इस डिकोडिंग के लिए आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का एक बहुत ही शानदार एग्जाम ब्लूप्रिंट है। हाँ, मतलब ये सिर्फ कोई किताब का चैप्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगी कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन की गई एक पूरी मास्टर क्लास है। इस स्रोत का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। पहले बेसिक साइकिल समझाए गए हैं। हाँ, पहले प्राकृतिक चक्रों का विज्ञान है, फिर ये विश्लेषण है कि जब इंसानों ने उन चक्रों को तोड़ा तो कैसे दुनिया को ग्लोबल ट्रीटीज यानी वैश्विक संधियों के रूप में इमरजेंसी नियम बनाने पड़े। ये सच में एक बहुत दिलचस्प मिशन है आज का। मतलब लक्ष्य सिर्फ सतही जानकारी रटना नहीं है। सही बात है। बल्कि एग्जाम के नजरिए से प्रकृति के नियमों और वैश्विक कूटनीति के बीच के उस गहरे कनेक्शन को समझना है जो अक्सर मोटी-मोटी किताबों में कहीं छिप जाता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और जब मैंने स्रोत को गहराई से देखा तो पता चला कि ये सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता। हाँ, इसमें ट्रिक्स भी हैं। बिल्कुल। प्रेशर वाले एग्जाम हॉल में सही उत्तर तक पहुंचने के लिए इसमें निमोनिक्स हैं और खुद को टेस्ट करने के लिए 10 बहुत ही बेहतरीन सवालों की एक अचूक रणनीति भी दी गई है। अरे वाह। तो चलिए सीधे इस पृथ्वी के ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले हिस्से पर आते हैं। इसके 5 मुख्य चक्र। स्रोत इन चक्रों को एक विशाल रिसाइकलिंग प्लांट की तरह पेश करता है, जहां जल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर लगातार एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं। देखिए, इस रिसाइकलिंग प्लांट को एग्जाम के नजरिए से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की गहराई में जाना होगा। मतलब सिर्फ चक्र क्या है ये जानना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि उसका प्रकार क्या है। इन चक्रों को मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, गैसीय और अवसादी। गैसीय और अवसादी यानी गैसियस और सेडिमेंट्री। हाँ, जो चक्र मुख्य रूप से वायुमंडल या महासागरों में चल गए हैं वे गैसीय हैं, और जिनका मुख्य भंडार पृथ्वी की पपड़ी या चट्टानें हैं वे अवसादी हैं। अच्छा, तो ये वर्गीकरण जल चक्र और कार्बन चक्र पर कैसे लागू होता है? क्योंकि बेसिक साइंस में तो हम यही पढ़ाया जाता है कि वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। हाँ, बहुत सीधा सा लगता है। हाँ, तो इसमें प्रतियोगी परीक्षा के लेवल का क्या रहस्य छिपा है? जल चक्र को अक्सर बहुत साधारण मान लिया जाता है, लेकिन गहराई में जाने पर मैं बता रही हूँ कि ये बाकी सभी चक्रों का कैरियर है। मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्टर। बिल्कुल। जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बिना जल चक्र के फास्फोरस या सल्फर जैसे तत्व एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। और ये गैसीय श्रेणी में आता है क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में रहता है। सही कहा। और दूसरी ओर जब हम कार्बन चक्र की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से एक नाजुक तराजू पर टिका है। हाँ, स्रोत में इस तराजू का बहुत क्लियर उल्लेख है। एक तरफ स्टोरेज है और दूसरी तरफ एमिशन यानी उत्सर्जन। एकदम सटीक विश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वो सिस्टम है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर उसे जीव मंडल में स्टोर करता है, जो एक प्राकृतिक सिंक का काम करता है। हाँ, और दूसरी तरफ श्वसन और प्राकृतिक अपघटन इसे वापस वायुमंडल में छोड़ते हैं। लाखों सालों तक ये तराजू एकदम बैलेंस में था। जब तक औद्योगिकरण नहीं शुरू हुआ। बिल्कुल। इंसान ने पृथ्वी की गहराई से लाखों सालों से दबे जीवाश्म ईंधन को निकाला, जो असल में स्टोर्ड कार्बन ही है, और उसे जलाकर अचानक हवा में झोंक दिया। और यहीं से इस प्राकृतिक ऑपरेटिंग सिस्टम में बग आना शुरू हो गया। सही कहा आपने। और सल्फर चक्र भी इसी तरह के असंतुलन का शिकार हुआ है। स्रोत बताता है कि सल्फर चक्र गैसीय और अवसादी दोनों का मिक्सचर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, जब ज्वालामुखी फटते हैं
या जीवाश्म ईंधन जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड हवा में पहुंच जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इफेक्ट तब दिखता है जब ये हवा की नमी के साथ मिलती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। बिल्कुल, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन का पूरा सिस्टम इसी चक्र के टूटने का नतीजा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अम्लीय वर्षा कोई अलग घटना नहीं है, ये सल्फर और जल चक्र के बीच का एक हानिकारक इंटरैक्शन है। लेकिन यहाँ इस ब्लूप्रिंट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा आता है, नाइट्रोजन चक्र। ओ, मेरा पसंदीदा। अगर हम डेटा देखें तो वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा नाइट्रोजन गैस है। हम पूरी तरह से नाइट्रोजन के समंदर में डूबे हुए हैं। हाँ, हर तरफ नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। फिर भी स्रोत साफ कहता है कि पौधे इस हवा वाली नाइट्रोजन का सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये तो ऐसा ही हुआ कि चारों तरफ पानी हो लेकिन उसे पिया ना जा सके। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। प्रकृति ने इतनी ज्यादा मात्रा वाले तत्व को इतना अनुपयोगी क्यों बना दिया? इस अनुपयोगिता के पीछे की केमिस्ट्री बहुत ही रोचक है। और देखिए, एग्जाम्स के लिए तो ये एकदम हॉट टॉपिक है। अच्छा? हाँ, हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस के 2 परमाणु एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड प्रकृति के सबसे मजबूत रासायनिक बंधनों में से एक है। मतलब आम पौधे अपनी सांस लेने की प्रक्रिया से इस ताले को नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। तो फिर ये ताला टूटता कैसे है? मतलब पौधे इसका इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं? इस ताले को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। ये ऊर्जा या तो आसमान से गिरने वाली बिजली से मिलती है, जो आकाशीय बिजली होती है। हाँ, वो इतनी प्रचंड होती है कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़कर उसे ऑक्सीजन के साथ मिला देती है और फिर वो बारिश के साथ जमीन पर नाइट्रेट के रूप में गिरती है। अरे वाह, ये सच में बहुत अद्भुत है। मतलब आसमान में कड़कने वाली बिजली सिर्फ कोई मौसमी घटना नहीं है, बल्कि वो हमारे भोजन के निर्माण का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है जैविक। जैविक तरीका कैसे काम करता है? मिट्टी और कुछ खास पौधों की जड़ों में, जैसे फलीदार पौधे होते हैं ना, उनमें विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ, एग्जाम्स में बहुत आता है। ये बैक्टीरिया एक एंजाइम का उपयोग करके उस मजबूत ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं और नाइट्रोजन गैस को अमोनिया या नाइट्रेट में फिक्स करते हैं, जिसे पौधों की जड़ें आसानी से सोख लेती हैं। एकदम सही। इस पूरी प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। अब बात पूरी तरह से साफ हो रही है कि एग्जाम में सीधे ये क्यों पूछा जाता है कि फिक्सेशन कौन करता है और कैसे करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस रिसाइकलिंग प्लांट के एक सबसे बड़े अपवाद की ओर बढ़ते हैं। स्रोत ने फास्फोरस चक्र को पूरी तरह से अलग कैटेगरी में रखा है। और देखिए, एग्जाम्स में अपवाद यानी एक्सेप्शंस हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। सही बात है। फास्फोरस चक्र बहुत यूनिक है क्योंकि इसमें कोई वायुमंडलीय या गैसीय चरण होता ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक अवसादी चक्र है। मतलब फास्फोरस हवा में मौजूद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी की चट्टानों में गहराई से बंद है। तो अगर ये चट्टानों में बंद है तो ये जीव मंडल में कैसे आता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं बताती हूँ। ये अपक्षय यानी वेदरिंग की बहुत धीमी प्रक्रिया से बाहर आता है। जब चट्टानें टूटती हैं या उन पर बारिश होती है तो फास्फोरस घुलकर मिट्टी में आता है, जहां से पौधे उसे सोख लेते हैं। हाँ, और इसकी अहमियत इस बात में है कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित कोशिका के डीएनए और आरएनए का जो मेन बैकबोन है ना, वो फास्फोरस से ही बनता है। अरे वाह, मतलब जीवन का बेस ही यही है। बिल्कुल। और कोशिकाओं के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने वाला जो अणु होता है, एटीपी, उसमें जो पी है उसका मतलब फास्फोरस ही है। तो अगर फास्फोरस का ये चक्र रुक जाए तो जीवन का आणविक आधार ही ढह जाएगा पूरी तरह से। यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल कड़ी जुड़ती है। प्रकृति ने लाखों साल लगाकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जहां पानी, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस एकदम परफेक्ट बैलेंस में काम कर रहे थे। बिल्कुल, एक सिम्फनी की तरह। लेकिन फिर औद्योगिकरण का दौर आया। इंसानों ने सिर्फ जीवाश्म ईंधन जलाकर कार्बन चक्र को ही नहीं तोड़ा, बल्कि हेबर-बॉश प्रक्रिया का आविष्कार करके आर्टिफिशियली नाइट्रोजन फिक्स करना शुरू कर दिया। हाँ, जिससे पानी में डेड जोन्स बन गए। मतलब इंसानों ने पृथ्वी के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया और उस हैकिंग के नतीजे से सिस्टम क्रैश होने लगा। और इसी सिस्टम क्रैश ने दुनिया को एक मेज पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। यहीं से ग्लोबल पॉलिसीज का रोल आता है। बिल्कुल।
जब प्राकृतिक चक्र टूटने लगे तो प्राकृतिक नियमों की जगह मानवीय कानूनों और वैश्विक संधियों की जरूरत महसूस हुई। यही स्रोत के दूसरे मेन हिस्से का आधार है। स्रोत में एक बहुत डिटेल वाली टाइमलाइन दी गई है। इसकी शुरुआत होती है 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से। इसे द बिगिनिंग कहा गया है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक था। ये वही सम्मेलन था जहां पहली बार दुनिया ने माना कि विकास की कीमत पर्यावरण को बर्बाद करके नहीं चुकाई जा सकती। और यहीं पर UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। बिल्कुल। और इसके ठीक 20 साल बाद 1992 में ऐतिहासिक रियो का पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट हुआ। रियो सम्मेलन के बारे में बहुत सुना है। ये इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि इसने पर्यावरण को अलग-अलग टुकड़ों में देखने के बजाय एक संपूर्ण संकट के रूप में देखा। एक होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, यहीं से जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और जैव विविधता के नुकसान से लड़ने के लिए 3 बड़ी रूपरेखाएं सामने आईं, जिन्हें हम रियो कन्वेंशंस के नाम से जानते हैं। लेकिन देखिए, जब इन रूपरेखाओं को लागू करने की बात आती है ना, तो परीक्षा के नजरिए से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है छात्रों के दिमाग में। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 के पेरिस समझौते को अगर आमने सामने रखा जाए, दोनों ही क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसों पर बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्योटो ने उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित देशों पर कानूनी बाध्यता थोप दी थी। मतलब देशों को मजबूर किया गया था कि उन्हें एमिशन कम करना ही होगा। और देखिए, ये क्योटो की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यही वो पॉइंट है जिसे गहराई से समझने की जरूरत है। पेरिस समझौता जो 2015 में आया, वो किसी पर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं लगाता। हाँ, वो स्वैच्छिक है। वो पूरी तरह से NDC यानी स्वैच्छिक योगदान पर आधारित है। तो ये सवाल उठना बहुत नेचुरल है कि क्या पेरिस समझौता क्योटो के मुकाबले बुनियादी रूप से कमजोर नहीं है? मतलब हम एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते से पीछे हटकर स्वैच्छिक प्रयास पर क्यों आ गए? देखिए, कूटनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रियलिस्टिक रणनीति है। क्योटो प्रोटोकॉल ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अच्छा, कैसे? एक तरफ विकसित देश जिन पर बाध्यकारी लक्ष्य थे, और दूसरी तरफ विकासशील देश जैसे भारत और चीन, जिन्हें इन लक्ष्यों से छूट दी गई थी। तो उससे क्या हुआ? इस बंटवारे के कारण अमेरिका जैसे बड़े एमिशन वाले देश कभी इसके साथ पूरी तरह जुड़े ही नहीं। दूसरी तरफ पेरिस समझौते ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने कानूनी डंडे के बजाय व्यापक वैश्विक प्रयास का मॉडल चुना। बिल्कुल। इसने सभी देशों को, चाहे वे विकसित हों या विकासशील, एक ही छतरी के नीचे ला खड़ा किया। स्वैच्छिक लक्ष्यों के कारण दुनिया के लगभग हर देश ने इस पर हस्ताक्षर किए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। हाँ, और लक्ष्य ये है कि इस शताब्दी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोका जाए। यह एक बहुत ही क्लियर अंतर है, क्योटो का विभाजित दबाव वर्सेस पेरिस का एकजुट वैश्विक संकल्प। एकदम सही। लेकिन देखिए, परीक्षा हॉल में जहां टाइम कम होता है और दिमाग पर दर्जनों संधियों का प्रेशर होता है, वहां अक्सर ये सारा ज्ञान आपस में उलझने लगता है। हाँ, सब मिक्स हो जाता है। और यहीं पर इस ब्लूप्रिंट का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प भाग सामने आता है, कंफ्यूजन को मात देने वाले एग्जाम ट्रिक्स या निमोनिक्स। जब इंटरनेशनल लॉ के भारी भरकम शब्द दिमाग से फिसलने लगते हैं ना, तो ये छोटे-छोटे कोड्स एक लाइफ सेवर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। स्रोत में ओजोन परत के संरक्षण से जुड़े इवेंट्स को याद रखने के लिए एक बहुत ही सीधा सा कोड दिया गया है, VMK। VMK। ये कोड ओजोन संरक्षण की पूरी कहानी को बयान कर देता है। V दर्शाता है 1985 के वियना सम्मेलन को, जो सिर्फ एक फ्रेमवर्क था। हाँ, ये सिर्फ एक शुरुआती कदम था, जहां देशों ने माना कि ओजोन परत को खतरा है। इसमें कोई सख्त नियम नहीं थे। फिर आता है M, यानी 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे पर्यावरण के इतिहास की सबसे सफल संधि कहा जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल ने सिर्फ बातें नहीं की, सीधा एक्शन लिया। इसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रोडक्शन और यूज को पूरी तरह से फेज आउट कर दिया। और ये इतनी सफल रही कि आज ओजोन परत का वो छेद धीरे धीरे भर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर मॉन्ट्रियल इतना ही सक्सेसफुल था, तो इस कोड में आखिरी अक्षर K यानी 2016 के किगाली संशोधन की जरूरत क्यों पड़ गई? किगाली संशोधन पर्यावरण विज्ञान का वह क्लासिक उदाहरण है
जहां इलाज ही बीमारी बन जाता है। अरे बाप रे, ऐसा क्या हुआ था? देखिए, जब मॉन्ट्रियल के तहत CFC को बैन किया गया तो इंडस्ट्रीज ने उसके विकल्प के तौर पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HFC का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब HFC ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन बहुत जल्द ये पता चला कि वे कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीनहाउस गैसें हैं। ओह, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व की तो दूसरी खड़ी हो गई। हाँ, वे पृथ्वी को बहुत तेजी से गर्म कर रहे थे। इसीलिए 2016 में किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया ताकि इन सुपर ग्रीनहाउस गैसों को भी रोका जा सके। तो मतलब वियना ने समस्या पहचानी, मॉन्ट्रियल ने ओजोन के दुश्मनों को खत्म किया और किगाली ने मॉन्ट्रियल के साइड इफेक्ट्स को ठीक किया। एकदम परफेक्ट समरी। VM के सच में एक बहुत पावरफुल कोड है। अब रसायनों और कचरे से जुड़ी संधियों पर आते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी सेक्शन है। स्रोत ने इसके लिए जो कोड दिया है वो है मी बा रॉ सॉ। इसका पहला अक्षर मी 2013 के मिनामाता सम्मेलन के लिए है। और मिनामाता का सीधा कनेक्शन पारे यानी मर्क्यूरी के प्रदूषण से है। इसका नाम जापान के उस शहर पे रखा गया है जहां पारे के जहर से एक बहुत भयानक न्यूरोलॉजिकल बीमारी फैल गई थी। हाँ, और एग्जाम्स में ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है। इसके बाद बैगा मतलब है 1989 का बेज़ल कन्वेंशन। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 1980 के दशक में विकसित देशों में पर्यावरण के नियम बहुत सख्त हो गए थे, तो अमीर देशों की कंपनियों ने अपने खतरनाक और जहरीले कचरे को जहाजों में लादकर गरीब देशों में डंप करना शुरू कर दिया, जिसे टॉक्सिक कोलोनियलिज्म कहा गया था। सही कहा। बेज़ल कन्वेंशन इसी खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए बनाया गया था। ये एक बहुत ही सटीक बैकग्राउंड है। और देखिए, इसके ठीक बाद आता है रो यानी 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन। ये कैसे काम करता है? ये पूरी तरह से प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट या PIC के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सिस्टम ये है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश को खतरनाक रसायन या कीटनाशक एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट करने वाले देश को पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, जानकारी और स्पष्ट सहमति दोनों होनी चाहिए। कोई भी देश धोखे से खतरनाक रसायन किसी दूसरे देश में डंप नहीं कर सकता। और इस कोड का आखिरी अक्षर S 2001 के स्टॉकहोम समझौते के लिए है, जिसका उद्देश्य स्थायी जैविक प्रदूषकों यानी POP को हमेशा के लिए खत्म करना है, जो प्रकृति में कभी नष्ट नहीं होते। हाँ, और हमारी फूड चेन में जमा होते रहते हैं। तो मतलब मी बारो से की झटके में इन चारों कॉम्प्लेक्स संधियों को डिकोड कर देता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन सब के बावजूद एग्जाम में जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है ना, वो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की संधियां। ओ हाँ, कार्टेजेना और नागोया प्रोटोकॉल। छात्र अक्सर इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। स्रोत ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही शानदार पेयरिंग बनाई है। कार्टाजेना में सुरक्षा, नगोया में बंटवारा। कार्टाजेना में सुरक्षा, नगाया में बंटवारा। ये जोड़ा काम कैसे करता है? देखिए, जब हम 2000 के कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसका फोकस बायो सेफ्टी पर है, यानी सुरक्षा पर। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों LMO के व्यापार से किसी देश की लोकल बायोडाइवर्सिटी को कोई खतरा ना हो। दूसरी ओर 2010 का नगोया प्रोटोकॉल पूरी तरह से बेनिफिट शेयरिंग पर केंद्रित है, लाभों के न्यायसंगत बंटवारे पर। बिल्कुल। इसे बायोपायरेसी रोकने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी विकासशील देश के जंगलों से कोई औषधीय पौधा लेती है और उस पर पेटेंट कराकर करोड़ों कमाती है, तो नागोया प्रोटोकॉल ये शो करता है कि उस मुनाफे का एक हिस्सा उन लोकल कम्युनिटीज को भी मिले। हाँ, जिन्होंने सदियों से उस पौधे का संरक्षण किया है। क्या बात है। कार्टाजेना में सुरक्षा, नगोया में बंटवारा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि दो अलग अलग मैकेनिज्म को याद रखने की एक बहुत लॉजिकल चाबी है। बिल्कुल। अब देखिए, ज्ञान का ये पूरा ढांचा तैयार हो चुका है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब सामने MCQs आते हैं। हाँ, असली खेल तो वही है। ब्लूप्रिंट का जो लास्ट सेक्शन है, परीक्षा शस्त्रागार, वहां 10 स्व-मूल्यांकन प्रश्न दिए गए। अगर हम एक सेटवाइज चर्चा करें तो देखते हैं कि पेपर सेट करने वाले कैसे जाल बिछाते हैं। पहला प्रश्न ही इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किस जैव भू रासायनिक चक्र में वायुमंडलीय चरण शामिल नहीं है? और विकल्प हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। अरे ये तो बहुत आसान है।
अगर हमारी अभी की चर्चा को याद किया जाए तो इसका उत्तर साफ तौर पे फास्फोरस है, बिल्कुल। क्योंकि ये पूरी तरह से एक अवसादी चक्र है जो चट्टानों के टूटने से शुरू होता है और जीवमंडल में घूमता है, लेकिन कभी गैस बनकर हवा में नहीं उड़ता। एकदम सही।